गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एंड जीके जीएस लेके आए हैं जो कि तमाम एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। साथ ही पीटी के साथ साथ मेंस में भी आपको काम आने वाले हैं। चाहे जो भी एग्जाम हो 20 से 25 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इसकी महत्व को समझ के आप इसे ज़रूर तैयार रखें। तो चलिए सेट लगाइए आज और देखिए कितना सही हो पा रहा है। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। पहला क्वेश्चन देखिए इस प्रकार है। इसरो सोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जैसे ऑपरेशनल सिस्टम को बदलने के लिए किस नए लॉन्च व्हीकल को विकसित कर रहा है? तो ध्यान रखिएगा, जो विकसित कर रहा है वो हो जाएगा NGLV। ऑप्शन नंबर जो है उसका सी हो जाएगा। NGLV यानी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। इसकी जानकारी जो है कौन दिया है? तो इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ ने 13 अक्टूबर 2022 को दिया है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ और इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है। ध्यान रखिएगा, PSLV जो है वह थर्ड जनरेशन का लॉन्च व्हीकल है और अब तक देखा जाए तो भारत के द्वारा 36 देशों के 345 विदेशी उपग्रह को लॉन्च किया गया है, जिसमें छोटे और बड़े सम्मिलित हैं। ध्यान रखिएगा। और अब जो है मुख्य रूप से NGLV को लॉन्च करने का उद्देश्य यही है कि पूरी दुनिया में नई स्पेस एजेंसी के मुकाबले भारत सस्ते विकल्प के रूप में ज़रूरत बनेगी और कम खर्च में सैटेलाइट को लॉन्च करने की व्यवस्था करेगी। ध्यान रखिएगा, भारत ने चंद्रयान 2 जो है वर्ष 2019 में छोड़ा गया था और वर्तमान में अगर स्पेस लॉन्च स्टेशन को देखा जाए तो श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम, सतीश धवन स्पेस सेंटर ये सब हैं। लेकिन अब नया लॉन्च स्टेशन जो बनने वाला है उसका जो है नाम है कुलशेखरपट्टनम लॉन्चिंग स्टेशन। तो ध्यान रखिएगा, कुलशेखरपट्टनम लॉन्चिंग स्टेशन जो बनने वाला है उसमें NGLV यानी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल के तर्ज पे बनेगा, जो कि कम खर्च में सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। बहुत VVI क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जेल के अंदर कैदी को जीवन साथी के साथ एकांत में मिलने की सुविधा यानी दाम्पत्य मिलन देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? ध्यान रखिएगा, बहुत VVI क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, आंसर इसका हो जाएगा पंजाब। ऑप्शन नंबर इसका बी हो गया। पंजाब राज्य ने ऐसा किया है। पंजाब की लुधियाना सेंट्रल जेल यानी जेल में 30 अक्टूबर 2022 से जो है जेल के अंदर कैदी को अपने जीवन साथी के साथ मिलने के एकांत में मिलने के लिए जो है बात साफ हो गई है और इस तरह से उन्हें अलग कमरा भी दिया जाएगा और उसे 2 घंटे का समय भी मिलेगा। ध्यान रखिएगा कि यह उन्हीं कैदी को मिलेगा जो जेल के अंदर अच्छे आचरण और सभी नियम का पालन करता हो। और इस तरह की सुविधा अगर दुनिया भर में देखा जाए तो बहुत सारे देश में है, जैसे कनाडा, USA, जर्मनी, ब्राज़ील, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी देशों में इस तरह की सुविधाएं भी दी गई है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जीवन साथी से जो मिलने की छूट दी गई है मात्र 2 घंटे के लिए और उसमें उपलब्ध कराया जाएगा स्पेशल कमरा और उन्हें कंडोम भी इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं हो प्लीज़ सब्सक्राइब करके और दोस्तों को भी शेयर करें, बेल आइकन को दबा लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेडिकल की पढ़ाई को हिंदी में शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो बहुत VVI क्वेश्चन है। मेडिकल की पढ़ाई कराने वाला जो है पहला राज्य जो बन गया है वह मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मध्य प्रदेश जो है पहली बार भारत में ऐसा कर रहा है कि मेडिकल की जो पुस्तक है वह हिंदी माध्यम में होगी और गांव के जो बच्चे हैं उन्हें सुविधा मिलेगी जो इंग्लिश नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसका जो है उद्घाटन जो है अमित शाह के द्वारा 16 अक्टूबर को भोपाल में किया गया था। इस प्रोजेक्ट में जो है 97 यानी 97 डॉक्टर्स ने मिलकर काम किया है और अब जो है इसे MBBS की पढ़ाई में मुख्य रूप से जो है हिंदी माध्यम से कर सकेंगे और जो कि 3 विषयों के रूप में होंगे। ध्यान रखिएगा, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। इससे ग्रामीण छात्रों को आपको पता ही है कि सहायता मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा, बहुत VVI क्वेश्चन है। मेडिकल की पढ़ाई जो है हिंदी माध्यम में शुरू करने वाला मध्य प्रदेश हो जाएगा पहला राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड में
लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2000 वर्ष के अनुसार वर्ष 1970 से 2018 के बीच दुनिया भर में वन्यजीवों की आबादी में कितनी प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई है? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 69%। ठीक है, 69% जो है गिरावट दर्ज की गई है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। यह रिपोर्ट जो है 50 वर्षों में, लगभग 1970 से 2018 के बीच 50 वर्षों में दुनिया भर के जितने भी स्तनधारी हैं, पक्षी हैं, उभयचर हैं, सरीसृप हैं या मछलियां हैं, उन सभी में गिरावट देखी गई है। यह रिपोर्ट जो है कुल देखा जाए तो 5230 नस्लों के लगभग 32,000 आबादी पर की गई और इस तरह से ग्लोबल लेवल पर लैटिन यूएसए और कैरेबियाई देशों में सबसे ज़्यादा गिरावट देखी गई, जिसमें कि 94% है। ध्यान रखिएगा कि लैटिन यूएसए और कैरेबियाई देशों में जो है 94% देखी गई, जबकि अफ्रीका के वन्यजीव में 66% और एशिया प्रशांत में 55% की गिरावट देखी गई है। ध्यान रखिएगा, यह इन सभी में अन्य समूह की जो प्रजाति है उसकी तुलना में ताज़े पानी में जो रहने वाले जीव हैं उसमें भी बहुत गिरावट देखी गई है, यानी 83%, यानी ताज़े पानी में रहने वाले जीवों की गिरावट में 83% की गिरावट देखी गई है। ध्यान रखिएगा, WWF के द्वारा यानी यह पब्लिश्ड किया जाता है और यह 2 वर्षीय रिपोर्ट है, यानी 2 वर्ष में हर एक 2 वर्ष में 2 वर्ष के बाद यह रिपोर्ट आती है और दुनिया भर की आबादी के बारे में यह बताती है कि दुनिया भर के वन्यजीव पर क्या असर पड़ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, दुनिया भर में वन्यजीवों की आबादी में गिरावट जो देखी गई है वह 69%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नासा ने स्पेसक्राफ्ट को एस्टेरॉयड से टकराकर इसका रास्ता बदल पृथ्वी को बचाने का पहला सफल परीक्षण किया। इस मिशन का नाम बताएं। तो ध्यान रखिएगा, इस मिशन का जो नाम है वह है DART। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी हो जाएगा, DART। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब हुआ डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। इसमें क्या होता है कि एस्टेरॉयड को किसी स्पेसक्राफ्ट से टकराकर उसके दिशा में परिवर्तन ला देना होता है और यह जो है नासा के द्वारा करीब 11 मिलियन किलोमीटर दूर की गई, यानी पृथ्वी से 11 मिलियन दूर की गई है। और क्या किया गया कि स्पेसक्राफ्ट से टकराकर एस्टेरॉयड को उसकी दिशा में परिवर्तन लाया गया है। हालांकि ये परीक्षण से ये सफल बनाने की कोशिश की जा रही है कि भविष्य में अगर किसी एस्टेरॉयड जो कि पृथ्वी से टकराने वाली होगी तो इस तरह से उसके मार्ग में परिवर्तन किया जा सके। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका DART यानी हो गया डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जिले में बल्क ड्रग पार्क को आधारशिला रखी है? बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला जो है किस जिले में रखी है? बहुत VVI क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा ऊना जिला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये ऊना जिला जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2022 को ऊना जिले में, ध्यान रखिएगा, ऊना जिले के हरौली में बल्क ड्रग पार्क की स्थापना की, यानी आधारशिला रखी। साथ ही इसकी लागत देखा जाए तो 1900 करोड़ है। ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के CM कौन हैं? तो जयराम ठाकुर, गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और राजधानी जो है शिलोंग है, जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है और शीतकालीन राजधानी जो है वह धर्मशाला है। तो ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश का शीतकालीन राजधानी धर्मशाला और ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2022 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऊना का उद्घाटन किस राज्य में स्थित है? ऊना का उद्घाटन किया, यह किस राज्य में स्थित है? ध्यान रखिएगा, तो यह जो है किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ए, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश। 13 अक्टूबर 2022 को क्या हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊना के सलोट गांव में IIT ऊना का उद्घाटन किया और इसकी लागत जो है लगभग 128 करोड़ है। ध्यान रखिएगा, 128 करोड़। वर्तमान में इस संस्थान में पढ़ाई हो रही है जिसमें कि 230 से अधिक छात्र अध्ययन भी कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश।
ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का पहला सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य की स्थापना को किस राज्य में अधिसूचित किया गया है? तो आंसर इसका हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी हो गया। देश का पहला सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य की स्थापना तमिलनाडु में किया गया है। ध्यान रखिएगा, यह तमिलनाडु के करूर और डिंडीगुल जिले में किया गया है, जिसका अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो 11,806 हेक्टेयर में जो है यह फैला है। ध्यान रखिएगा, ये सिलेंडर लोरिस जो है, यह सिलेंडर लोरिस छोटे निशाचर स्तनधारी हैं और ये जो है अपना जीवन पेड़ पर ही बिताते हैं और इसे लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये सिलेंडर लोरिस छोटे निशाचर स्तनधारी हैं और इसे पेड़ पर रहना ही पसंद होता है। अधिकतर जो अपना जीवन पेड़ पर ही बिताते हैं और लुप्तप्राय प्राणी के सूची में यह सूचीबद्ध है। और ख़ास करके इसका मुख्य भोजन जो है फसल वाली जो कृषि होती है उससे जो है कीट होते हैं उसे खाते हैं, तो इसे किसान का मित्र भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पहला सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य जो है तमिलनाडु में स्थापना की गई है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि विश्व सफ़ेद छरी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। आंसर नंबर इसका हो जाएगा सी, 15 अक्टूबर को विश्व सफ़ेद छरी दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस ध्यान रखिएगा कि दृष्टिबाधित के लिए समर्पित है, यानी जिसे दिखाई नहीं देता है, जो अंधे हैं। सबसे पहले यूएसए के राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और दृष्टिबाधित जो भी बच्चे हैं उनको उमंग या जोश भरने के लिए यह दिवस जो है मनाया जाता है, ताकि उसके भी जीवन में उत्साह बने रहे और जीने की लालसा हो और कुछ आगे कर पाएँ। तो ध्यान रखिएगा, सफ़ेद छरी दिवस जो है 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। सबसे पहले यूएसए के राष्ट्रपति के द्वारा मनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस जो है वह मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। आंसर नंबर हो जाएगा डी, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र खाद्य दिवस या कृषि संगठन के द्वारा मनाया जाता है और इसकी स्थापना जो है विश्व खाद्य संगठन की स्थापना जो है 1945 ईस्वी में किया गया है। ध्यान रखिएगा, 1945 ईस्वी में। दुनिया भर में भुखमरी को जो है इस भुखमरी से संबंधित भुखमरी की समाप्ति के लिए काम करती है और प्रयास करती है। तो ध्यान रखिएगा, विश्व खाद्य दिवस का जो थीम है 2022 का वह है सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, 16 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। ध्यान रखिएगा, बहुत बीबीआई क्वेश्चन है। थीम भी कभी कभी पूछा जाता है, तो थीम को भी हमेशा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पीएम मोदी ने चौथे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, यह कहां से कहां तक जाएगी? बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऊना से नई दिल्ली। आंसर नंबर डी हो गया। ऊना से, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और वहां से नई दिल्ली के लिए चौथे वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ध्यान रखने की बात यह है कि भारत में जो है अब तक 4 जो है वंदे भारत ट्रेन चलाई गई है। जो कि पहला ट्रेन है वह नई दिल्ली से वाराणसी के लिए चलाई गई थी। दूसरा जो है वह नई दिल्ली से कटरा, जो कि वैष्णो देवी जाती है, वहाँ चलाई गई। और तीसरा जो है मुंबई सेंट्रल से गांधीनगर, और चौथा नई दिल्ली से ऊना, यानी चौथा जो है ऊना से नई दिल्ली के लिए चलाई गई है। ध्यान रखिएगा, इसका जो है स्पीड लगभग एवरेज देखा जाए तो 130 किलोमीटर पर घंटा होती है। तो ध्यान रखिएगा, चौथे वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी ऊना से नई दिल्ली के लिए चलाई गई है। बहुत बीबीआई क्वेश्चन सारे के सारे हैं, तो आप पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा राज्य 37वां राष्ट्रीय खेल यानी नेशनल गेम्स 2023 की मेजबानी करेगा? तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसका जो हो जाएगा वह हो जाएगा गोवा। गोवा जो है 37वां राष्ट्रीय खेल यानी नेशनल गेम्स की मेजबानी करने वाला है 2023 में। भारतीय ओलंपिक संघ ने 8 अक्टूबर 2022 को इसकी पुष्टि की। साथ ही नेशनल गेम प्रथम बार अगर देखा जाए तो कब खेला गया था? 1924 में खेला गया था, और उस समय ब्रिटिश भारत के लाहौर में इसका आयोजन हुआ था।
ध्यान रखिएगा कि भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में की गई। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1900 कितना में, तो 27 में की गई थी। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। तो चलिए देख लीजिए कि नेशनल गेम्स था, इसकी मेजबानी कहाँ है, तो गोवा में होगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकालेश्वर कॉरिडोर श्री महाकाल लोक का उद्घाटन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मोदी ने महाकालेश्वर कॉरिडोर श्री महाकाल लोक का उद्घाटन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया, तो आंसर इसका हो जाएगा उज्जैन जिला में। आंसर नंबर बी हो गया, उज्जैन में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11 अक्टूबर 2022 को उद्घाटन किया गया है। साथ ही ध्यान रखिएगा इसकी लागत जो है 350 करोड़ रुपये है। और यह महाकालेश्वर को जो है ज्योतिर्लिंग मंदिर का नया दर्शन परिसर भी बनाया गया है। इस परिसर में जो है लगभग 2.8 हेक्टेयर का जो परिसर था उसे बढ़ाकर 47 हेक्टेयर किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत वीवीआई है ये कि 2.1 हेक्टेयर का जो परिसर था उसे 47 हेक्टेयर में जो है बढ़ाया जा रहा है। और यह 2 फेज में विकसित किया जाएगा, जिसका कुल लागत जो है 850 करोड़ है। तो ध्यान रखिएगा पहले फेज का जो लागत है उसका 350 करोड़ और टोटल लागत जो है 850 करोड़ का है। और यह जो है महाकालेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। वर्तमान में यह क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है और यह जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो ध्यान रखिएगा उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है और वहीं पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इंडियन रोड कांग्रेस के 81वें वार्षिक सत्र का आयोजन किस शहर में हुआ और जिसका उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। आंसर इसका हो जाएगा लखनऊ। आंसर नंबर सी हो जाएगा। लखनऊ में जो है 8 से लेकर 11 अक्टूबर को 81वीं इंडियन रोड कांग्रेस का जो है आयोजन हुआ और इसमें जो है 1500 से अधिक प्रतिनिधि ने भाग लिया। और इस सत्र में जो है सड़क निर्माण एवं आधुनिकीकरण तकनीक के बारे में चर्चा की गई। सड़क को आधुनिकीकरण तरीके से कैसे बनाया जाए और इसके लिए जो है उन्होंने बैठक की और इसमें कितने 1500 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि प्रादेशिक सेना का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रादेशिक सेना का स्थापना दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। यानी 9 अक्टूबर 2022 को इस बार 2022 में मनाया गया। ध्यान रखिएगा 9 अक्टूबर 2022 को देश भर में इसका 73वां स्थापना दिवस मनाया गया। प्रादेशिक सेना का 73वां दिवस जो है मनाया गया कब, तो 2022 में 9 अक्टूबर को। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पहली बार किस स्पेस क्राफ्ट ने चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया। ध्यान रखिए, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा इसका चंद्रयान 2। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो गया। चंद्रयान 2 यानी स्पेस क्राफ्ट ने चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का जो पता लगाया है वह चंद्रयान 2 में जो लगा था रे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास, चंद्रमा पर वही क्या किया कि प्रचुर मात्रा में सोडियम की खोज की। यह जो है 26 सितंबर 2022 को इसका जो है सैंपल पता चला और साथ ही सोडियम डिस्ट्रीब्यूशन द मून नाम से ये जो है पेपर में प्रकाशित हुआ था। ध्यान रखिएगा सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है और यह नरम चांदी के जैसे सफ़ेद होते हैं और यह अत्यधिक जो है प्रतिक्रियाशील होते हैं। तो ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहली बार स्पेस क्राफ्ट से जो है चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का जो पता लगाया है चंद्रयान 2 के द्वारा। किसके द्वारा लगाया जाता है, तो रे स्पेक्ट्रोमीटर जो कि उस यान में लगे थे उन्हीं के द्वारा यह पता चला है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। रूस ने किस सोशल मीडिया कंपनी को आतंकवादी और चरमपंथी संगठनों की सूची में जोड़ा है। तो आंसर इसका हो जाएगा मेटा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
रूस में जो है मेटा को प्रतिबंधित कर दिया गया है। साथ ही उसे क्या किया गया है कि उन्हें आतंकवादी संगठन की सूची में जोड़ दिया गया है। ध्यान रखिएगा, मेटा जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी है, जो कि मेटा के द्वारा ही चलाया जाता है। साथ ही रूस में देखा जाए तो मेटा बहुत लोकप्रिय है और इस पे बहुत सारे ऐड भी आते हैं। और 11 अक्टूबर 2022 को रूस ने मेटा को आतंकवादी और चरमपंथी संगठन में जोड़ दिया गया है, क्योंकि मेटा ने जो क्या किया, यूक्रेन और रूस में जो युद्ध चल रही थी उस समय रूस के खिलाफ दुष्प्रचार किया सोशल मीडिया के माध्यम से और इसे चालू रखा, यानी दुष्प्रचार जो हो रही थी रूस के खिलाफ वह चालू रखा। और इस तरह से रूस के फेडरल सर्विस कोर फाइनेंस मॉनिटरिंग जो रोसफिन मॉनिटरिंग जो है वहाँ की एक निगरानी संस्था है, उन्होंने क्या किया, इसका जायजा लिया और देखा कि इन्होंने गलत कर रहा है और इस तरह से रूस की अदालत ने भी चरमपंथी गतिविधि में दोषी पाया और इसे जो है आतंकवादी और चरमपंथी संगठन में जोड़ दिया है। तो ध्यान रखिएगा, रूस के राष्ट्रपति जो हैं व्लादिमीर पुतिन हैं और इसकी राजधानी कहाँ है तो मॉस्को में है। और उसी तरह से देखा जाए तो मेटा का मुख्यालय कहाँ है तो कैलिफोर्निया यूएसए में है और इसके सीईओ कौन है तो मार्क जुकरबर्ग। ध्यान रखिएगा, मेटा कंपनी फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी है जो कि मेटा ही चलाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आतंकवादी और चरमपंथी संगठनों में जो सूची में जोड़ने वाला काम किया है वह मेटा को किया है। किसने किया तो रूस ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुनाव आयोग ने शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट को आगामी चुनाव के लिए कौन सा नाम दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चुनाव आयोग के द्वारा शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट को आगामी चुनाव के लिए कौन सा नाम दिया है। आंसर जो है इसका हो जाएगा बी नंबर, यानी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे। ऑप्शन नंबर इसका बी हो गया। चुनाव आयोग के द्वारा जो है इस तरह से एक नाम दिया गया है जो कि आगामी जो चुनाव होगा उसमें ये नाम से आप प्रचार कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर हो जाएगा शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे। ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी से संबंधित है। चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे के गुट को आगामी चुनाव के लिए कौन सा चुनाव चिन्ह दिया है। तो ध्यान रखिएगा, चुनाव चिन्ह भी जो है कौन दिया है तो मशाल दिया है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। ध्यान रखिएगा, इसमें सूर्य यानी उगते हुए सूर्य और धनुष और गदा, इन सभी को धार्मिक रूप से देखते हुए ये तीनों नहीं दिया और दिया है तो मशाल दिया है, जो कि इसे फ्लेमिंग टॉर्च भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। सूर्य जो है और धनुष और गदा, इसे धार्मिक रूप से देखते हुए इन्हें नहीं दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किए कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपसे रिक्वेस्ट है ये कि कर लें तो बेहतर रहेगा। तो चलिए आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को आगामी चुनाव के लिए कौन सा नाम दिया है। जो शिंदे गुट के जो आगामी चुनाव के लिए थे उनको कौन सा नाम दिया गया है। तो ध्यान रखिए, उनको जो है दिया गया है शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को जो है चुनाव के लिए कौन सा चुनाव दिया है, कौन सा चुनाव चिन्ह दिया है। तो शिंदे गुट को चुनाव चिन्ह जो दिया है वह दिया है तलवार और ढाल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तलवार और ढाल, जिसमें 2 तलवार और 1 ढाल दर्शाया जाएगा। यह जो है घोषणा 11 अक्टूबर 2022 को चुनाव आयोग के द्वारा कन्फर्म किया गया। और आगामी चुनाव में अब ये जो है शिंदे गुट के चुनाव चिन्ह कौन होंगे तो तलवार और ढाल होंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आने की संभावना बहुत ज़्यादा है क्योंकि अभी जस्ट इसका रिपोर्ट आया है। ध्यान रखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय विदेश सेवा इंडियन फॉरेन सर्विस दिवस कब मनाया जाता है। तो आंसर इसका हो जाएगा 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। आंसर नंबर डी हो गया। भारतीय विदेश सेवा 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। 9 अक्टूबर 2011 से जो है मनाया जा रहा है और यह 9 अक्टूबर 2011 से मनाया जा रहा है। साथ ही देखा जाए तो 9 अक्टूबर 1946 को इंडियन फॉरेन सर्विस की स्थापना की गई थी। 9 अक्टूबर 1946 को इंडियन फॉरेन सर्विस की स्थापना की गई थी और 9 अक्टूबर को तब से ये मनाया जा रहा है। और मनाया कब जा रहा है भारत में तो
2011 से मनाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट के 50वें चीफ जस्टिस पद के लिए सीजेआई जस्टिस यूयू ललित ने केंद्र सरकार से किसके नाम की सिफारिश की है? आंसर क्या हो जाएगा? तो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आंसर हो जाएगा जस्टिस DY चंद्रचूड़। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जस्टिस DY चंद्रचूड़। ध्यान रखिएगा, जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो है ये यूयू ललित का स्थान लेंगे। साथ ही 8 नवंबर 2022 को जो है यूयू ललित, जस्टिस यूयू ललित जो है रिटायर हो जाएंगे और उनके स्थान पे जस्टिस DY चंद्रचूड़ ग्रहण करेंगे। इनके बाद जो है जस्टिस चंद्रचूड़ जो है 50वें न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे और पद ग्रहण करने के 2 साल तक इनका कार्यकाल रहेगा। साथ ही देखा जाए तो DY चंद्रचूड़ के पिता भी CJI रहे हैं और वह 16वें CJI रहे हैं। उनके पिता का नाम यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ था। और जो है ध्यान रखा जाए, आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत में किस जगह पर आयोजित SCO संगठन SCO आतंकवाद विरोधी अभ्यास में पाकिस्तान ने हिस्सा लिया है? भारत में किस जगह आयोजित SCO आतंकवाद विरोधी अभ्यास में पाकिस्तान ने हिस्सा लिया है? तो ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा मानसेर। आंसर नंबर सी हो गया, मानसेर। मानसेर जो है एक हरियाणा का राज्य है, यानी एक शहर, हरियाणा का एक छोटा सा शहर है। और इस अभ्यास के जो है समापन 13 अक्टूबर को होगा। ध्यान रखिएगा, SCO के जो सभी सदस्य हैं इसमें भाग लेते हैं। और SCO का जो स्थापना किया गया था वो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, इसमें पाकिस्तान भी हिस्सा ले रहा है। और प्रथम बार जो है ये ये हो रहा है जिसमें कि पाकिस्तान भी एंटी टेरर एक्सरसाइज में पाकिस्तान हिस्सा ले रहा है। SCO की स्थापना 2001 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है चीन बीजिंग में है। और इसमें 9 सदस्य हैं, जिसमें कि चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इराक, पाक और पाकिस्तान। और साथ ही 2017 में भारत भी हिस्सा इसका बन गया है। तो पहली बार जो है इसका आयोजन जो है मानसेर में हो रहा है। मानसेर कहाँ है? तो हरियाणा का एक छोटा सा शहर है। और पहली बार इसमें पाकिस्तान भी हिस्सा ले रहा है। तो चलिए, बहुत वीवीआई क्वेश्चन था इसलिए आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2022 में नोबेल पुरस्कार जो है किसने जीता है? ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। इन तीनों को संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ध्यान रखिएगा, 10 अक्टूबर 2022 को अर्थशास्त्र के नोबेल के रूप में इन तीनों को संयुक्त रूप से 7.4 करोड़ रुपये दिया गया। अल्फ्रेड नोबेल की याद में और उनकी वसीयत से यह धनराशि दी जाती है। और इसे तीनों को जो दिया गया, यह तीनों जो है USA से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, USA यानी अमेरिका से है। तीनों वैज्ञानिक जो है अर्थशास्त्री अमेरिका से हैं। और इन्हें तीनों को संयुक्त रूप से 7.4 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने बौद्ध और सिख धर्म के अलावा अन्य धर्मों में परिवर्तन होने वाले दलितों को अनुसूचित जाति SC का दर्जा देने के लिए संभावना पर अध्ययन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया है? तो ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा जस्टिस KG बालकृष्णन। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? जस्टिस KG बालकृष्णन। ऑप्शन नंबर इसका बी हो गया। ध्यान रखने की बात इसमें यह है कि इसमें जो है खास करके धर्मांतरण से संबंधित मुद्दे हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध जो भी है उसमें जो है धर्मांतरण होने के बाद वह किस कैटेगरी में रखा जाए, इससे संबंधित समस्या को लेकर अधिसूचना जारी की गई थी या आयोग का गठन किया गया, जिसमें कि जो धर्मांतरण के बाद वह SC में शामिल होगा या ST में होगा, इसका मामला है। और यह 2004 से ही सुप्रीम कोर्ट में है। और इसे आयोग के द्वारा 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है और इसकी जांच करेगी और फिर निष्कर्ष निकाला जाएगा कि उसे SC में रखा जाए या ST में रखा जाए। तो ध्यान रखिएगा, यह धर्मांतरण से मामला है कि जो भी धर्मांतरण करने के बाद उसकी कैटेगरी क्या रखी जाएगी। तो उसके आयोग जो गठन किया गया है उसकी जो है अध्यक्ष कौन जो हैं? तो जस्टिस KG बालकृष्णन। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन करा है, ओमान में किस भारतीय डेबिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए भारत और ओमान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ यानी साइन हुआ है? आंसर क्या हो जाएगा? तो रुपे कार्ड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रुपे कार्ड जो है भारत के अलावा बहुत सारे देश अपनाया है, जिसमें कि भूटान, सिंगापुर, यूएई, फ्रांस और ओमान भी जो है अब इस समझौते को साइन कर लिया है। ध्यान रखिएगा, ओमान की राजधानी मस्कट है और यहाँ की मुद्रा है ओमानी रियाल। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, रुपे कार्ड। तो रुपे कार्ड अपनाने वाले बहुत सारे देश हैं, भूटान, सिंगापुर, यूएई, फ्रांस और ओमान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो आंसर हो जाएगा 11 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर ए हो गया। 11 अक्टूबर को जो है इसकी घोषणा जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा की गई है और 11 अक्टूबर को 2011 से ही मनाई जाती है। पहली बार जो है 11 अक्टूबर 2011 को घोषणा की गई थी, लेकिन पहली बार जो है मनाया गया था वह कब मनाया गया था? तो 12 में मनाया गया था, वर्ष 2012 में। तो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए 1 मिनट थोड़ा सा देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में ऑनलाइन जुए, 1 मिनट, हाँ, किस राज्य में ऑनलाइन जुए और अन्य ऑनलाइन गेम्स को नियंत्रित करने संबंधित आदेश जारी किए गए हैं? तो ऑनलाइन जो जुआ खेला जाता है उसको नियंत्रित करने के लिए कोशिश किया जा रहा है। तो आंसर इसका हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु में जो है जो भी ऑनलाइन गेम्स होते हैं जैसे कि रमी, पोकर और सभी जो भी हो रहा है उन सभी पे बैन करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा वहाँ पे एक अध्यादेश पारित किया गया है और जिससे कि उस पर जो वहाँ के राज्यपाल हैं उन्होंने भी RN रवि के द्वारा इन पर साइन कर दिया गया और लागू करने की कोशिश की गई। साथ ही इसमें फ्रॉड भी होता है और एक तरह का जुआ है, इसे बैन करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे पहले भी 2021 में रोकने का प्रयास किया गया था, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई थी, लेकिन पुनः दोबारा जो है इस प्रयास को जारी किया गया है। तो हो सकता है ऑनलाइन जुआ जो आप खेल रहे हैं वो बंद हो जाए। तो ध्यान रखिएगा, पहला राज्य कौन हो गया? तो तमिलनाडु जो है ऑनलाइन जो जुए हैं उसे प्रतिबंधित करने संबंधित अध्यादेश को जारी किया है, तो तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व गठिया दिवस जो है कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, विश्व गठिया जो है इसे अर्थराइटिस भी कहा जाता है और इससे जो है हड्डियों में दर्द होती है और सूजन होता है। ध्यान रखिएगा, 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा, 12 अक्टूबर। हड्डियों में दर्द होगा और सूजन होगा और अर्थराइटिस के लक्षण हैं। इसमें शरीर में जो है यूरिक एसिड बढ़ जाने के कारण होता है और प्रथम बार जो है यह जब मनाया गया था तो 12 अक्टूबर 1996 को मनाया गया था और तब से 12 अक्टूबर को गठिया दिवस यानी अर्थराइटिस दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 12 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार ने टेलीमानस पहल लॉन्च किया है, किस क्षेत्र से संबंधित है? ध्यान रखिएगा, टेलीमानस पहल, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा मानसिक स्वास्थ्य। ऑप्शन नंबर बी, टेलीमानक पहल जो है यह मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है और इस क्षेत्र में जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा और साथ ही परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है टेलीमानस पहल। इसमें मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जांच की जाएगी और इसका हो सके तो इलाज किया जाएगा। तो आंसर नंबर इसका जो है बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मानसिक स्वास्थ्य। टेलीमानस पहल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मानसिक स्वास्थ्य से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा, आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर आप हमको कमेंट में बताइए और अगर कुछ प्रॉब्लम है या कोई डिमेरिट है तो आप उसका भी कमेंट कीजिए तो हम शायद सुधार सकें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक कर दें। आज के लिए यहीं तक और फिर जो है नेक्स्ट 1 दिन के बाद बहुत वीवीआई क्वेश्चन को सिलेक्ट करके आपके सामने लाता हूँ।
तो थैंक यू, धन्यवाद।